लंच बॉक्स में नेताजी सतीश द्विवेदी। शिक्षा से लेकर आरक्षण तक हर मुद्दे पर तीखे सवाल। क्या इस चुनावी रण में पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे पर खरा उतरेंगे सतीश द्विवेदी? क्या जनता का भरोसा फिर से जीत पाएंगे? क्या सिद्धार्थनगर के इटावा में फिर से भगवा लहराएंगे? न्यूज़ 18 के चुनावी लंच बॉक्स में आज हर सवाल का जवाब देंगे सतीश द्विवेदी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए और अगर करनी ही पड़े तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सियासी संग्राम 2022 चल रहा है और मेरे साथ लंच बॉक्स पे मौजूद हैं मंत्री सतीश द्विवेदी जी। तो कुछ कड़वी बातें भी होंगी और जानेंगे इनके बारे में कि इनके तर्कस में वो कौन से तीर हैं जिससे ये अपने विरोधियों को इस बार मात देंगे। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा कि आपने यहां तक का सफर कैसे तय किया? आप मेरे पैतृक आवास पर बैठे हैं सनिचरा गांव में। जब मैं घर से निकला था तो ये पुराना खपड़े का घर हुआ करता था। मेरे पिताजी बिल्कुल साधारण किसान थे और किसी तरह से खेती बाड़ी कर लेते थे, वो भी ढंग से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता था। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख करके कुछ बने। और फिर 2007 में जब रमापति राम त्रिपाठी जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि अब तुम बीजेपी में काम करो। बीजेपी का प्रशिक्षण प्रकोष्ठ है, उसमें थोड़े प्रबुद्ध लोगों की आवश्यकता है। फिर 2007 में बीजेपी में आ गया और राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। आप इटवा से इस बार भी प्रत्याशी हैं और आपके सामने सपा के हैवीवेट नेता माता प्रसाद पांडे जी हैं और आपके कभी साथी रहे, इस वक्त बसपा से दावेदारी कर रहे हैं। तो आपके तर्कस में वो कौन से सियासी तीर हैं कि ये जो सूरमा है इनको आप ध्वस्त कर देंगे आपकी बार सियासी मैदान में? देखिए, मैं तो अच्छी बात यह है कि मैं अपनी पहली ही लड़ाई, सबसे कठिन लड़ाई लड़ चुका हूं। पिछला चुनाव पहला ही चुनाव था मेरा, मेरे लिए तो पहचान का संकट था। हाई स्कूल के बाद से मैंने घर छोड़ा था, इसी विधानसभा का मूल निवासी, सारी रिश्तेदारियां यहीं पर। लेकिन मेरे बारे में लोगों ने कहा कि तो बाहर से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, कुशीनगर से आए हैं। ये भी उम्र उड़ाने की कोशिश की गई। अध्यापक है, इतने बड़े आदमी से चुनाव कैसे लड़ेगा? 2 दिन का लड़का है, माता प्रसाद पांडे का मुकाबला कैसे करेगा? कई लोग कहते थे डमी कैंडिडेट है। मेरी पार्टी को भी शायद उस समय उम्मीद, डी कैटेगरी की सीट थी। पार्टी जो कैटेगरी बनाती ABCD, डी कैटेगरी की सीट हमारी थी। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने मुझे समय दिया। 27 फरवरी को चुनाव था, 17 फरवरी को उन्होंने इटवा में सभा की। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने मेरे आग्रह पर बिस्कोहर में सभा की। मनोज तिवारी जी मेरे आग्रह पर आए। इन दोनों तीनों लोगों की सभाएं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारा एजेंडा, लोगों को हमारी नीयत पर भरोसा हुआ और ऐसी विजय मिली कि सिंहासन पर बैठे हुए आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी तीसरे स्थान पर चले गए। इस बार आपके तर्कस में क्या तीर है? इस बार लड़ाई उन्हीं से है जो हाथी पर सवार थे। हाजी साहब वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जी फिर से, कई बार लोग कहते हैं फ्यूज बल्ब नहीं जलता है, तो अब एक बार जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और तब कर चुकी है मेरे सामने जब मैं बिल्कुल नया था, मुझे कोई जानता नहीं था। आज तो मैंने जितनी बातें कही थी उस समय, जो नहीं हुआ था, वो सब हो चुका या हो रहा है। आज 2 नगर पंचायतें इटवा बिस्कोहर बन चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। काम गिना रहे हैं, लेकिन इन सारे कामों को करने के लिए इनके पास घर परिवार को देने के लिए वक्त नहीं रहता। तो क्या कभी वक्त के लिए मीठी नोकझोंक हुई है क्या? जी जी, बिल्कुल होती है मीठी नोकझोंक, क्योंकि वक्त इनके पास बहुत कम रहता है और कई बार मैं कॉल करती हूँ तो इनका रिप्लाई 2-3 घंटे के बाद आता है। तो वो तो है, लेकिन हम लोग उस बात को समझते हैं और इनको पूरा सपोर्ट करते हैं और अभी ये विजयी हो इसी की आशा है। एक बार फिर से सियासी सवालों की तरफ। इस बार का जो चुनाव है, चुनावी मुद्दा इटवा रहेगा या फिर योगी और मोदी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मुख्य मुद्दा तो मोदी और योगी ही है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये सड़कें, कॉलेज, नगर पंचायत, ये सब चीजें किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। मैं कर रहा हूं तो मैंने कुछ नया नहीं कर दिया। ये पहले के लोगों को ये करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। लेकिन चुनाव में असली मुद्दा यह है, मैं जब अपनी बात रखता हूं अपनी नुक्कड़ सभाओं में, जनसंपर्क में, तो मैं कहता हूं कि भाई आपने
एक मॉडल दिया था, गुजरात मॉडल मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था और आपने भरोसा किया था कि आएंगे तो देश का विकास होगा। तो 2014 से 2021-22 तक केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, और काम तो इतने हैं गिनाने में घंटों लगेंगे, लेकिन 3-4 बातों की चर्चा मैं जरूर करता हूं जो गरीबों के लिए बहुत जरूरी है। जो कोरोना काल में लगातार गरीब परिवार का चूल्हा न बुझे, उसके लिए जो 1.5 साल से 2 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन मिल रहा है, जो हर गरीब परिवार को गैस कनेक्शन मिला निःशुल्क, हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारी में इलाज कराने के लिए जो आयुष्मान भारत कार्ड मिला, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब परिवार की भी बहू बेटियों को शौच के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े, वो जो स्वच्छ भारत अभी मिशन चला, और प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना जो चली, जिसके नाते हर गरीब का एक, मैं तो अर्थशास्त्र का अध्यापक हूं, विद्यार्थी रहा हूं, जो इकोनॉमिक इंक्लूजन की जो बात होती थी, समावेशी विकास की जो बात होती थी, उसकी तरफ एक बड़ा कदम था बैंक का खाता। बैंक का खाता केवल एक खाता नहीं होता है, उससे व्यक्ति में बचत की प्रवृत्ति बनती है, उससे व्यक्ति के विषम परिस्थितियों में एक उसके पास पूंजी होती है उससे बाहर निकलने की। सरकार की योजनाएं आपको याद होगा, राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। आज किसान सम्मान निधि एक बड़ा लैंडमार्क जो स्थापित किया मोदी जी ने, तो साल भर में 3 बार जब 2-2 हजार रुपया वो बटन खुद दबाते हैं तो सीधे अकाउंट में 2 हजार रुपया आता है। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और हमारी प्रदेश की योगी सरकार ने, विशेषकर जब मैं गांव में जा रहा हूं तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो शांति है, जो दंगा फसाद नहीं हुए 5 साल से, जो सांप्रदायिक तनाव नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, कोई किसी का जमीन मकान दुकान कब्जा नहीं कर सकता, ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां दिन डूबने के बाद कभी बाहर नहीं निकलती थीं, आज वो रात को सहेली की शादी में चौराहे के मैरिज हॉल में शादी अटेंड करने स्कूटी से जाती हैं और चली आती हैं। हमारी तरफ गो हत्या एक बड़ा विषय हुआ करती थी, कोई गो हत्या नहीं हो रही है। गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए शौचालयों का, ये जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं। बिजली हमारे यहाँ 3 घंटे 4 घंटे बिजली आती थी, लोग छत पर चारपाई बिछाते थे, घर के बाहर चारपाई बिछाते थे। आज 18 घंटे से 20 घंटे गांव में बिजली आती है। और जो सड़कें बन रही हैं, योगी जी और केशव जी की जोड़ी ने गांव की तमाम पतली पतली सड़कों का 7 मीटर चौड़ीकरण, हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ये सब चीजें मुद्दा है। मैं मोदी सरकार के कार्यों और योगी सरकार के कार्यों की ही चर्चा करता हूं। चूंकि आपका जो विभाग है उसको काजल की एक कोठरी भी कहा जाता है, लेकिन पहला जो व्यक्तिगत आरोप आप पे विपक्ष ने लगाया आपके भाई के नौकरी को लेकर, उस पे क्या कहेंगे आप? फॉल्स परसेप्शन बनाने की कोशिश की लोगों ने, इमेज खराब करने की कोशिश की। सिद्धार्थनगर की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में एक उभरते हुए ब्राह्मण चेहरे को कैसे क्रश किया जाए, जिसने सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को परास्त किया था। कई लोगों ने मिलकर के चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे शुभचिंतकों, मेरे समर्थकों, इटवा की जनता और मेरे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को इतना भरोसा था मेरे ऊपर कि सबने मेरा साथ दिया और मैं उस चुनौती से बाहर निकला। मैं मेरे परिवार ने भी और मेरे भाई ने भी बड़ा त्याग किया, और सब परिवार के ऊपर जो व्यक्तिगत आक्षेप लग रहे थे, छींटाकसी हो रही थी, बिलो द बेल्ट हमले हो रहे थे, तो इसलिए उस प्रकरण का पटाक्षेप करने के लिए व्यथित होकर उसने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया। हालांकि कई सारे विधि विशेषज्ञों ने बाद में मुझे कहा कि आपको त्यागपत्र नहीं दिलाना चाहिए था, लेकिन अब वो स्वयं भी व्यथित था, परिवार व्यथित था, माँ दुखी थी, इसलिए रिजाइन कर दिया। तो इस प्रकरण को जानबूझ करके विपक्षियों ने हवा दी, लेकिन वो चल नहीं पाया उन्होंने। एक आरोप और भी आप पे विपक्ष लगातार लगाता है कि जब से आप मंत्री हो गए, विधायक हो गए, आपने तमाम प्रॉपर्टियां खड़ी कर ली, बहुत अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। सारी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, अभी आप जिस घर में बैठे हैं ये पिताजी का बनाया हुआ घर है। बस मैं इतना ही कर पाया हूं कि दो खंड का, गांव में खंड के मकान होते, 2 आंगन का मकान था, लोग आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, तो एक हिस्सा मैंने ध्वस्त करा दिया दरवाजे पर जमीन बढ़ाने के लिए। और छोटा सा गार्ड रूम आप बाहर देख रहे हैं, जब आतंकवादी धमकी दे रहे थे विधायकों को, तो पुलिस के लोगों ने कहा कि आप एक गेट लगा लीजिए और एक गार्ड रूम बना दीजिए। उतना ही बना पाया इस घर में। हम पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हैं। आज हमारी सैलरी 2 लाख से ज़्यादा है, 2.25 लाख के आसपास होगी अगर मैं कॉलेज की नौकरी, अभी तो छुट्टी पे हूँ मंत्री बनने के बाद। हमारी पत्नी भी एसोसिएट प्रोफेसर है, इनकी भी सैलरी 2 लाख के आसपास है। हमारा एक भाई जूनियर हाई स्कूल में टीचर है। इन सब स्रोतों से खेती जो है हमारे पिताजी के पास थी, जो चारों भाइयों और माँ के हिस्से में है,
उससे धान गेहूं की जो फसल होती है, अन्य जो फसलें होती हैं, दलहन तिलहन, उसको बेचने से जो आमदनी होती है, इन सब चीज़ों से। और किया क्या है, एक छोटा सा एक खेती की ज़मीन इटवा के पास एक गांव में ली थी, और इसलिए ली थी कि एक ज़रूरतमंद परिवार था। लोगों ने कहा कि उनको ज़रूरत है पैसे की, और कुछ दबंग लोग, जिसमें कई सपा और अन्य पार्टियों के नेताओं की ज़मीन भी उसके आसपास है, और ये जो आरोप लगाते हैं, उनके हजारों बीघों के अगल बगल के जनपदों में फार्म हाउसेज हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब वो परिवार ने कहा कि भैया हमारी ज़मीन पर सब लोग कब्जा करना चाहते हैं, और मैंने सुना है कि इटवा में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपको ज़मीन लेना चाहते हैं, आप ले लेंगे तो मैं आपको रियायती दाम पर दे दूंगा। जो उन्होंने कहा कि हम इतने में, खेती का रेट जैसे होता है हमारे यहाँ चलता है 3 लाख रुपया बीघा, 4 लाख रुपया बीघा, ऐसे करके उस रेट पर ज़मीन खरीदी। लेकिन जब मैं, और मेरे मन में कोई पाप होता तो मैं अपने नाम से ज़मीन नहीं लेता, मैं भी तमाम लोगों की तरह कोई ट्रस्ट बना करके या किसी और नाम से सब करता। एक आरोप और आप पे लगातार विपक्ष ये लगाता है कि जो शिक्षक भर्ती अभी आपने गिनाई, उसमें आरक्षण में आप लोगों ने छेड़छाड़ कर दी। आप जानते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई सूची शिक्षक भर्ती की मंत्री के टेबल पर नहीं आती है। और बेसिकली जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, महिला रिजर्वेशन का होना, ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश का जो नियम है कि 20% महिला आरक्षण होना चाहिए, हमारे विभाग में यह है 20% महिला शिक्षक होने ही चाहिए। जो चार्ट बनाया अधिकारियों ने, इन्होंने 69,000 पदों में से 20% महिलाओं के लिए निकाल दिया पहले। इतना ही हुआ है, उसमें कोई किसी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से या गड़बड़ करने की दृष्टि से नहीं, पहले निकाल दिया 20%। उसके बाद जो 50% अनरिजर्व और 27% ओबीसी, 21% एससी, 2% एसटी होता है, उसका कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के कारण जो महिलाएं अधिक मेरिट के कारण अनरिजर्व कैटेगरी में जानी चाहिए थी, वो आ गई ओबीसी में। इससे ओबीसी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी वो कम हुआ। शुरू में तो हमारे अधिकारी यही कहते रहे कि कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब अधिकारी बदले, होता क्या है, कोई अधिकारी जब कोई गलती हो जाती है उससे, चाहे जानबूझ करके चाहे लापरवाही में, तो उसको डिफेंड करते हैं, अधिकारियों का ये स्वभाव है। लेकिन बाद में मामला जब और आगे बढ़ा और हम लोगों ने तह तक जाने की कोशिश की कि आखिर ये बात क्यों हो रही है, तो ये बात निकल कर आई कि यही महिला रिजर्वेशन बाद में करना चाहिए था, जब हम आरक्षण की व्यवस्था करते और 20% संख्या महिलाओं की पूरी नहीं होती, तब ये करना चाहिए था। पहली ऐसी सरकार है, बहुत भर्तियों पर आरोप लगते थे या कभी भी सरकार उसको स्वीकार नहीं करती थी, कभी गलती नहीं सुधारती थी। पहली ऐसी सरकार है, हमने खुले मन से ये स्वीकार किया, जब हम निश्चिंत हो गए कि हाँ ये गलती हुई है, हमने खुले मन से स्वीकार किया कि आरक्षण के कैलकुलेशन में गलती हुई है, हम उसको ठीक करेंगे और लगभग 6,000 कुछ पद जो और ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए उस पर भर्ती करेंगे। तो इसकी तो सराहना करनी चाहिए लोगों को, नहीं तो ये इतना बड़ा, इतना सेंसिटिव इशू था, प्रायः सरकारें स्वीकार नहीं करती हैं। इस बार आप विधायक बनेंगे तो पहला कौन सा ऐसा काम इटवा के लिए करेंगे जो आप इस बार नहीं कर पाए? देखिए, एक विधानसभा में, एक तहसील में जो कुछ होना चाहिए उस सब की नींव रख चुका हूं। सड़कों के चौड़ीकरण का काम ज़्यादातर पूरा हो गया है, कुछ सड़कें बची हैं, वो एस्टीमेट शासन तक पहुंचा हुआ है, आचार संहिता के नाते नहीं हुआ, वो हो जाएगा। यहाँ आज भी कोई रोडवेज बस स्टेशन नहीं है, आज भी कोई फायर स्टेशन नहीं है इटवा तहसील में। मेरी विधानसभा 2 विधानसभाएं कवर करती है, इटवा तहसील, इटवा और सूरतगढ़, और जिला मुख्यालय को छोड़कर कोई स्टेडियम नहीं है। इन तीनों का प्रपोजल, स्टेडियम के लिए हमने 3 एकड़ जमीन दे दी, प्रपोजल उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉरवर्ड करके भारत सरकार के खेल मंत्रालय को भेज दिया है। खेलो इंडिया के तहत पैसा मिलना था, लेकिन कोविड की क्राइसिस के कारण धन नहीं मिल पाया, उसको पूरा कराना है। फायर स्टेशन की जमीन 3 एकड़ हमने दे दी है, सब कुछ हो चुकी है, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट जा चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, केवल उसका धन अवमुक्त होना है, उसको पूरा कराना है। रोडवेज बस स्टेशन की स्वीकृति मिल चुकी है। जमीन में मार्केट के आसपास चाहता था, जमीन नहीं मिल पाई। एक जमीन हमने खोजी भी तो उसको थोड़ा विवाद हो गया, क्योंकि किसी ट्रस्ट ने क्लेम किया कि हमारी जमीन है, उसका निपटारा चुनाव बाद करा के। तो 3 बड़े प्रोजेक्ट, और रोडवेज बस स्टेशन, मिनी स्टेडियम, फायर स्टेशन, और एक 12 एकड़ जमीन का पूरा प्रस्ताव प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हमने भेजा है नेशनल स्किल सेंटर का, जिसमें एक ये मिनी इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, एक तरह से स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई करेंगे बच्चे, और यहीं कंपनियां आएंगी, उनका प्लेसमेंट होगा। ये 4 और औद्योगिक